गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है 02 वो कूलाम फोर्स पे बेस्ड है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चार्ज के बारे में डील किया था और हमने जाना कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और किस फोर्स से करते हैं वो चीज हमें बताई कूलाम भाई साहब ने। कूलाम भाई साहब ने बताया कि जो दो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को किसी न किसी फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। वो किस फोर्स से करते हैं उस चीज का फॉर्मूला हमें कूलाम भाई साहब ने दिया। ठीक है, तो हम सीखेंगे कि कूलाम फोर्स ने, आज हम जानेंगे कि कूलाम फोर्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका वेक्टर फॉर्म क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस क्या है। तो ये सारी चीजें हमें आज जानने को मिलेंगी और कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं कूलाम फोर्स की। तो कूलाम फोर्स बेसिकली डिपेंडेंट है इंटरेक्शन ऑफ चार्ज। इंटरेक्शन ऑफ चार्ज यानी दो चार्ज कैसे एक दूसरे को किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, वो बात बताई है कूलाम फोर्स ने। तो इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। तो हम ले लेते हैं, कोई दो चार्ज ले लेते हैं, एक Q1 एंड सेकेंड चार्ज हम ले लेते हैं Q2। ठीक है, और इनके सेंटर से सेंटर को जोड़ने वाली लाइन की जो डिस्टेंस है बीच की उसको R मान लेते हैं। ठीक, दोनों चार्ज अभी प्लस प्लस के ले लेते हैं। हाँ, माइनस भी ले सकते हो, लेकिन अभी लॉ समझा रहे हैं तो प्लस लो या माइनस लो। ठीक है, तो अब Q1 चार्ज प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये Q1 चार्ज Q2 को रिपेल करेगा और Q2 Q1 को रिपेल करेगा। तो यानी Q2 के द्वारा Q1 पर फोर्स लगेगी बाहर की ओर, तो यानी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ऐसे ही Q2 पर Q1 फोर्स लगाएगा, यानी कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स की जो डायरेक्शन है वो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर और टू चार्जेस के उसमें काम करती है। यानी जो सेंटर से सेंटर को जोड़ने वाली लाइन है उसके अलोंग काम करेगी। ये भी कूलॉम ने बताया क्या, कि जो फोर्स एक्ट करती है वो सेंटर से सेंटर जोड़ने वाली जो लाइन है उसके अलोंग काम करती है। यानी ये फोर्स ये भी बताता है, दिस फोर्स एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, ये भी इन्होंने बताया क्या, कि ये जो फोर्स होती है वो एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, यानी दो चार्जेस के बीच में जो जोड़ने वाली लाइन है सेंटर से सेंटर को, उसके अलोंग ये फोर्स काम करती है। ठीक, और इन्होंने सेकंड चीज बताई, इन्होंने सेकंड बात बताई कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स और ये फोर्स, ये आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो ये फोर्स और ये फोर्स आपस में इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन। ये दो चीजें इन्होंने क्लियर करी थी यहां पर। ठीक, तो यानी हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स है F इक्वल टू F12 मॉड के साथ F21। यानी मैग्नीट्यूड के हिसाब से अगर देखें तो ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होंगी, बट डायरेक्शन की बात करें तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि जो फोर्स है इन दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के गुणनफल के, प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक, जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के। हाँ, समझ में भी आ रहा है भाई,
Q1 और Q2 जितने ज़्यादा बड़े बड़े होंगे फोर्स उतनी ज़्यादा बड़ी लगेगी है। ये जितने ज़्यादा बड़े होंगे वो एक दूसरे को उतनी ज़्यादा रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे, यानी फोर्स Q1 और Q2 के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक, तो यानी इन्होंने पहली इक्वेशन ये बताई। अच्छा, दूसरी चीज इन्होंने बोली कि F इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन 1/r²। के यानी सेकेंड चीज बताई उन्होंने, जो दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है वो फोर्स के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी स्क्वायर टाइम्स का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी डिस्टेंस जितनी ज्यादा बड़ा करोगे, जितनी दूर दूर करोगे चार्जेस को, तो फोर्स उतनी ही कम लगेगी। अरे भाई, बात समझ में भी आ रही है कि हाँ, ये दोनों जितना ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे, फोर्स इनके बीच में जो धक्का या आपस में प्यार मोहब्बत चल रहा है, इनका अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो उतना ही कम होने लगेगा। यानी डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर तुम करते हो है, तो क्या होता है कि वो इतने ज्यादा टिक नहीं पाता, यानी फोर्स उतनी ज्यादा उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। क्लियर हो गया है? ठीक है, तो इन्होंने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ के बताया, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक, अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आता है, तो F इज इक्वल टू कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक, जहां पर K क्या है? K है कांस्टेंट। K क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, और ये K मीडियम पे डिपेंडेंट है। डिपेंड है, यानी कि ये जो K की वैल्यू होगी वो मीडियम पे डिपेंड करेगी, यानी मीडियम के साथ साथ ये K हमेशा बदलेगा। क्लियर हो गया? यानी ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये मीडियम के साथ चेंज होगा। यानी तुम्हारा एयर में जाएंगे तो कुछ और होगा, तुम्हारे लिक्विड में जाएंगे तो कुछ और होगा, ग्लास के अंदर जाएंगे तो K की वैल्यू कुछ और होगी। तो यानी K की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पे। क्लियर हो गया? लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे, जो मेन केस पढ़ेंगे, अभी हम वैक्यूम के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे? वैक्यूम के लिए, जो K की वैल्यू वैक्यूम या एयर के लिए। वैसे एयर और वैक्यूम दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मान लेते हैं कि वैक्यूम और एयर में जो K की वैल्यू होगी वो लगभग सेम है। ठीक है, तो K की वैल्यू जो वैक्यूम और एयर के लिए है वो हमें गिवन है, K इज इक्वल टू 9 × 10⁹। ठीक है, बहुत ही बड़ी वैल्यू है। अच्छा, यूनिट निकाल लो, K की यूनिट क्या होगी? तो F R इधर आ जाएगा, तो यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्लियर हो गया? यानी जो K की वैल्यू है, कांस्टेंट की वैल्यू है, वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर रहेगी। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। करो, कर लिया? ठीक, चलो रब करते हैं। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट इसमें है कि जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए। कैसे चार्ज होने चाहिए? पॉइंट चार्ज। अभी लिमिटेशन भी बताएंगे कूलम फोर्स की, यानी किस किस पर इसकी लिमिटेशन क्या है कूलम फोर्स की। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये चार्ज क्या होने चाहिए? पॉइंट चार्ज। ठीक है, अच्छा, पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन अगर कोई बोले, पॉइंट चार्ज का मतलब ये छोटा सा होगा तो पॉइंट चार्ज होगा ना, बहुत ही छोटे छोटे, यानी छोटे छोटे होंगे तो पॉइंट चार्ज। अच्छा, मैं बोलूँ कि अच्छा ये इतना बड़ा एक चार्ज है, तो क्या वो पॉइंट चार्ज नहीं है? तो तुम बोलोगे नहीं। लेकिन अच्छा, इसी बड़े वाले गोले को मैं बहुत दूर रख दूं अपने से, बहुत दूर, अब यहां से अगर मैं खड़े होकर देखूंगा उसको, तो क्या तो दिखाई देगा तुम्हें? तो तुम्हें एक छोटा सा पॉइंट चार्ज दिखाई देगा। वो बॉल ना दिखाई देके एक छोटा सा पॉइंट दिखाई देगा। जैसे तुम अगर आसमान में देखते हो रात में, तो जो तारे होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? छोटे छोटे दिखाई देते हैं। क्या वो उतने ही छोटे हैं? नहीं, यानी वो डिस्टेंस के साथ पॉइंट बन चुके हैं। तो यानी पॉइंट चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो ठीक है, तो यानी ये कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए। ठीक है, और जो फोर्स होगी वो एक्ट करेगी लाइन जॉइनिंग ऑफ सेंटर। ठीक है, तो F एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर।
ऑफ टू चार्जेस। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े। बहुत सही। अब बात करते हैं के की। तो के की जो वैल्यू होती है वो वैक्यूम के लिए हमने पढ़ ली 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये तो एयर या वैक्यूम के लिए है। वैसे जनरली इसका जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε। ई नहीं है, एप्साइलन। ठीक है, जिसको बोलते हैं परमिटिविटी। यानी कि वैद्युतशीलता। क्लियर हो गया? परमिटिविटी। तो अगर वैक्यूम या एयर नहीं है तो के की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε। अगर वैक्यूम आता है, वैक्यूम या एयर, तो जो के का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0। ε0 यानी जो परमिटिविटी है वो नहीं है, अब वैद्युशीलता नहीं है, इसलिए नॉट। तो k इज इक्वल टू 1/4πε0 और इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लिया? ठीक, चलो रब करता हूं। आगे बढ़ते हैं। तो यानी जो हमारे पास फोर्स आई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। या इसको और तरीके से, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कुछ सिमिलर है ग्रेविटेशनल फोर्स के। एफ जी इज इक्वल टू, अगर याद है तो होता था कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर भी सेम चीज है, एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो लगभग ग्रेविटेशनल फोर्स से इक्वल है। तो यानी तुम वहां से भी कंपैरिजन कर सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में लगने वाली फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी एफ जी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर्स के डिस्टेंस के एफ जी। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर भी है, Q1 Q2 है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आर स्क्वायर जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इन दोनों के बीच में अगर कोई बोले सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो सिमिलैरिटी बड़ी सिंपल सी है। क्या कि पहली बात तो, पहली सिमिलैरिटी अगर बोले, दोनों फोर्स एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर के मध्य काम करते हैं, यानी लाइन जॉइनिंग सेंटर के बीच दोनों फोर्स एक्ट करते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज, इनवर्स स्क्वायर लॉ। दूसरी चीज, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी एफ ई हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जो हो वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। क्लियर हो गया सिमिलैरिटी। अच्छा, डिफरेंसेस अगर कोई बोले, बताओ दोनों के बीच में डिफरेंसेस।
डिफरेंसेस क्या है? तो डिफरेंसेस क्या है? जो तुम्हारी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसी होती है? रिपेल भी कर लेती है और या अट्रैक्ट भी कर लेती है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है एफ जी, वो केवल और केवल अट्रैक्ट करती है। ठीक है। अच्छा, और दूसरा डिफरेंसेस क्या होगा कि यहां पर जो एफ ई में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वहां पर जो के की वैल्यू होती है, कांस्टेंट की वैल्यू, वो मीडियम पर डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वहां पर जो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो यूनिवर्सल होता है, यानी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। तो ये चीजें हो गई, एक सिमिलैरिटी हो गई और डिफरेंसेस हो गए। और भी लिख सकते हो, अट्रैक्ट करती है और रिपेल करती है। ठीक है। चलो आगे बढ़े। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी से बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द रेशियो एफ ई ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी ऑफ 2 electrons. Find the ratio of Fe, ratio Fg of 2 electron which are separated some distance. यानी दो चार्ज हैं जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हैं और हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में रेशियो बताना है। क्लियर हो गया? कुछ चीज़ें हमें गिवन है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलाम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सभी को पता होगा, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 31 kg। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं फिर। एफ ई निकाल लो। एफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के। और ये इन एयर है, एयर के अंदर बतानी है। क्लियर हो गया? ठीक है। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू रखो, की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ठीक है। अच्छा, Q1 Q2 यानी दो चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है तो E हो जाएगा, यानी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 का होल स्क्वायर हो जाएगा, E स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस हमें सेपरेटेड सम डिस्टेंस, आर लिख दो चाहे नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हो गया फर्स्ट। ऐसे ही अगर तुमसे मैं बोलूँ ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ तो हो जाती है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल जी की अगर वैल्यू पता हो 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 होती थी, याद है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? दोनों मास सेम होंगे, यानी 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 31 kg, यानी दो बार हो जाएगा तो स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
तो इन दोनों का जब रेशियो निकालोगे एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और एफ ग्रेविटेशनल का, तो ये अप्रॉक्स 10⁻42 आ जाता है। यानी जो ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻42 टाइम्स ज़्यादा है। यानी बहुत बड़ी फोर्स होती है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो यानी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 10⁻42 टाइम्स ज़्यादा होती है। ठीक हो गया, बहुत सही। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया। चलो अब क्या है कि बोर्ड का एक बहुत फेवरेट सा टॉपिक है, कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम फोर्स। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम फोर्स। कूलॉम फोर्स का वेक्टर फॉर्म बता दो। ठीक है, तो बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, वही है Q1 चार्ज ये रहा, चलो इसको भी प्लस का ले लेता हूँ मैं, और ये Q2 चार्ज। दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है, R है, क्लियर है। तो Q1 पर लगने वाला फोर्स Q2 के द्वारा इस साइड को होगा, तो यानी F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ऐसे ही 2 पर लगेगा फोर्स 1 के कारण, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्लियर हो गया। अच्छा, मैं डिस्टेंस अगर यहां से यहां की ओर लेता हूं, डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर यहां से यहां की ओर लेता हूं तो क्या बोलोगे, 1 से 2 की ओर गए तो R1 2। क्लियर हो गया। और अगर मैं इस साइड की ओर लेता हूं डिस्टेंस, तो तुम बोलोगे R2 1। सही है, समझने के लिए बार बार R नहीं लिखेंगे। R1 2 अगर इस डायरेक्शन की ओर भाग रहे हो 1 से 2 की ओर है, अरे इस डायरेक्शन की ओर भागोगे तो ये तो होगी, और अगर इस डायरेक्शन की ओर भागोगे तो R2 1। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े, बहुत सही। ठीक, तो हमें इसमें क्या चीज पता है कि ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होती हैं पर डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं। तो F21 और F12 आपस में इक्वल बट साइन अपोजिट। क्लियर हो गया। अब मैं एक फोर्स निकाल देता हूँ, दूसरा वाला उसका अपोजिट हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो मैं F12 अगर निकालता हूँ, F12 तो क्या होगा, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो हो जाएगा, लेकिन हमसे तो वेक्टर में बोला है, ये तो स्केलर है? इसमें तो कोई साइन ही नहीं है, वेक्टर तीर वीर। ठीक, तो ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो कोई उसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, यहाँ पर इसका यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई। याद आ रहा है, यूनिट वेक्टर के साथ उसका मल्टीप्लाई। ठीक, चलो, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन की ओर जो, तो फोर्स की डायरेक्शन की ओर ये वाला है R21। कौन सा है यूनिट वेक्टर, R21। सही है, इसी की ओर है ना, ये फोर्स F12 इधर की ओर है और R21 भी इधर ही की ओर है। क्लियर है, तो R21। चलो, अच्छा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी होता था, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता था ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। क्लियर हो गया, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा 11th में। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R मॉड R का स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ R21
वेक्टर अपॉन R 21 वेक्टर का मॉड। ठीक है। अच्छा, ये R21 और R आपस में इक्वल ही है, क्योंकि ये जो सारी डिस्टेंस आपस में तो इक्वल है ना। तो यानी R, अगर मैं मॉड ले लेता हूँ R12 का और मॉड ले लेता हूँ R21 का, ये सब आपस में इक्वल है। किसके इक्वल है? R के इक्वल। तो इसकी जगह पर मैं फिर से R लिख सकता हूँ। तो ये फाइनली हमारे पास आने वाला है RF21 इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन, इसकी जगह पर R लिख सकता हूँ तो मॉड R हो जाएगा, यानी मॉड R का स्क्वायर मॉड R, तो यानी मॉड R का क्यूब, और ऊपर बचा है R21। क्लियर हुआ? सही है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ यहीं से इसी को देख के, फॉर्मूले को देख के F21 निकाल दो, क्या निकाल लोगे? F21 निकाल लो तो क्या हो जाएगा बताओ? KQ1 Q2 अपॉन मॉड R का क्यूब, सही है, मॉड R का क्यूब, और इधर R21 था जब R12 है, तो उधर क्या हो जाएगा? F21 है तो इधर R12, इसको निकाल के लाना। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म। लेकिन हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें हमें वेक्टर का यूज नहीं करना है, वेक्टर वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। हमें नॉर्मल जो F इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, वहां पर से हमें निकालना है। क्योंकि हमें जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन तो हम निकाल ही सकते हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, बाहर की ओर है या अंदर की ओर है। दो डायरेक्शन तो हो सकती है, एक तो बाहर की ओर, एक तो अंदर की ओर। क्लियर है? तो वो तो हम फोर्स अट्रैक्ट हो रही है या रिपेल हो रही है उससे हम बता देंगे। तो हमें वेक्टर वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, खाली हाँ बस ये वेक्टर फॉर्म कभी कभी बोर्ड में पूछ दिया जाता है। ठीक, चलो रब करें, नोट कर लो। चलो ठीक, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया जाए। तो हेडिंग डालो लिमिटेशन ऑफ कूलॉम लॉ। कूलॉम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो पहला लॉ इसका लिमिटेशन है एक्सटेंडेड चार्ज। एक्सटेंडेड चार्ज के लिए ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। क्लियर हो गया? एक्सटेंडेड चार्ज पे ये अप्लाइड नहीं होगा। किस पे? एक्सटेंडेड चार्ज, यानी बड़े बड़े चार्ज होंगे जब, यानी उस बॉडी पर पूरे चार्ज ही चार्ज बिखरा हुआ है, तो वहां पर कूलॉम लॉ का जो यूज है वो वैलिड नहीं है, वहां पर एप्लीकेबल नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंडेड चार्ज वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे क्या? हाँ बनेंगे, तो वहां पर गॉस लॉ आएगा, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी एक्सटेंडेड चार्ज पे ये वैलिड नहीं है। ये किस पे वैलिड है? पॉइंट चार्ज पर। पॉइंट चार्ज पर वैलिड है। किस पर है? पॉइंट चार्ज पर। ठीक हो गया? सेकेंड इसका जो लिमिटेशन है, सेकेंड लिमिटेशन है कि अगर दोनों चार्ज मोशन पे है, यानी भाग रहे हैं इधर उधर, दोनों चार्ज मोशन पे है, तो भी ये जो लॉ है वो वैलिड नहीं होगा। यानी बोथ चार्ज आर मोशन, तो लॉ कैसा हो जाएगा? लॉ नॉट वैलिड। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर दोनों रेस्ट पे हैं तो ठीक है, दोनों रेस्ट पे हैं, अगर दोनों रेस्ट पे हैं तो वैलिड है। क्लियर हो गया? दोनों अगर रेस्ट पे हैं तो वैलिड
दोनों अगर भाग रहे हैं तो नॉट वैलिड। ठीक, अच्छा एक भाग रहा है और एक रेस्ट पे है तो हाँ तब वैलिड हो सकता है, तब वैलिड हो सकता है। यानी एक मोशन पे है और एक रेस्ट पे है, यानी एक चार्ज तुम्हारा ये मोशन पे है और दूसरा वाला रेस्ट पे है, तब भी कूलॉम फोर्स वैलिड है, तब भी ये वैलिड रहेगा। ठीक है, चलो अब हेडिंग डालो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, यानी चार्जेस का सुपरपोजिशन। क्लियर हो गया? चलो इसमें लिखो, इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, इन अ सिस्टम ऑफ n charges, the total electrostatic force, the total electrostatic force on any one charges, any one charges in the vector sum of, समझा रहा हूं अभी, in the vector sum of, लिख लो, in the vector sum of force due to all remaining charges force in the vector sum of due to all remaining charges on the charge, उस चार्ज पे पड़ने वाला। ठीक है, ऑन द चार्ज। क्लियर हो गया? तो यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या, कोई भी एक सिस्टम है चार्ज का, एन चार्जेस का, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस हैं। ये अभी मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, Q1, Q2 और Q3 तीन ही चार्ज लेता हूँ। तो मैं Q1 और Q3 के बीच में लगने वाला ये फोर्स, और Q2 और Q3 के बीच में अगर ये सब प्लस प्लस के हैं तो धक्का मारेंगे। तो Q1 ने Q3 पे लगाया फोर्स है, ये लगाया, धक्का मारेगा, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर वाला होता है, तो ये वाला फोर्स लगाएगा, यानी फोर्स 3 ड्यू टू 1। ऐसे ये वाली फोर्स इसको इधर को धक्का मारेगी, तो इसका नाम होगा फोर्स 3 ड्यू टू 2। तो यही है कि फोर्स जो किसी एक चार्ज पर लगने वाले एन चार्जेस द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा, वो उस चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो सभी के वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो यानी इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। यानी अगर मैं बोलूं नेट फोर्स ऑन Q3, यानी फोर्स ऑन Q3 अगर मैं पूछूं तो तुम क्या बोलोगे? तो फोर्स 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स वेक्टर सम के इक्वल होता है 3 ड्यू टू 2 के कारण और 1 के कारण, तो यानी उनके वेक्टर सम के इक्वल होगा। क्लियर हो गया? यानी बहुत सारे एन चार्जेस हैं, तो फोर्स ऑन nth चार्ज, तो क्या होगा? फोर्स ऑन nth चार्ज, तो तुम बोलोगे फोर्स nth चार्ज पर 1 वाले चार्ज के कारण फोर्स ऑन n ड्यू टू 1, फिर बोलोगे फोर्स n ऑन ड्यू टू 2, ऐसे ही बोलोगे फोर्स ऑन n ड्यू टू 3,
है, सबसे पड़ेगा। और ऐसे चलते चलते फोर्स ऑन एन ड्यू टू एन माइनस वन। क्लियर हो गया? फोर्स ऑन एन ड्यू टू एन से नहीं होगा ना, खुद का चार्ज खुद पे फोर्स नहीं लगा सकता है। तो ये तुम्हारा वेक्टर सम के इक्वल, बड़ा सिंपल सा है। क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि कोई भी निकाय है, हिंदी मीडियम वाले, कोई भी निकाय है उसमें जितने भी चार्ज होंगे, किसी एक चार्ज पर लगने वाले सभी चार्जेस के द्वारा जो नेट फोर्स होगी उस पर्टिकुलर एक चार्ज पे, वो उन सभी फोर्सेस के वेक्टर सम का इक्वल होगा। यानी इस पे जो नेट फोर्स फील होगा इसको, वो कितना होगा, इसके वेक्टर सम के इक्वल। यानी इधर इधर, यानी इधर को कहीं जाएगा, इसका मैं डायरेक्शन नेट फोर्स की। क्लियर हो गया? तो यानी जो भी तुम्हारे पास एक चार्ज है उसके ऊपर जो सभी फोर्सेस द्वारा लगाया गया फोर्स है, तो वो उन फोर्सेस का वेक्टर सम के इक्वल होगा, उस पर नेट फोर्स जो होगी। क्लियर हो गया? अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो। दूसरा, इसका दूसरा पहलू भी है, एक दूसरी डेफिनेशन भी है जो इसके दूसरे पहलू को बताती है। क्या? कि Q1 और Q3 के बीच में लगने वाली फोर्स Q2 के आने से, अगर ये Q2 आ जाए कहीं से, Q1 और Q3 के बीच में लगने वाली फोर्स Q2 के आने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर। यानी Q1 और Q3 के बीच में लगने वाली जो भी फोर्स होगी F31, वो उतनी ही रहेगी चाहे Q2 आ जाए या चला जाए। ठीक है? हाँ, इस पे जो नेट फोर्स लगनी थी वो तो अलग आएगी, क्योंकि ये भी अपना फोर्स लगाएगा Q3 पे, लेकिन इसके आने से ये चार्ज और ये चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रही है वो घटेगी और बढ़ेगी नहीं, उतनी ही रहेगी जितनी थी। क्लियर हो गया है? तो इसका दूसरा पहलू है। तो यानी तुम्हें जो बोर्ड में लिख के आनी है वो तो यही लिख के आनी है, ये डेफिनेशन। ठीक है? सही है? चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देते हैं, बढ़िया से बढ़िया, जो काफी पूछे जाते हैं बोर्ड में। अच्छे से क्वेश्चन दे देते हैं। पॉलीगन टाइप कैसे? पॉलीगन टाइप क्वेश्चन। ठीक है? पॉलीगन तो जानते हो, पॉलीगन टाइप क्वेश्चन। ठीक है? लो, मैं 3 चार्जर ले लेता हूं जो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स में प्लेस्ड है। तो यहां पर एक Q1 चार्ज है, Q चार्ज है जो कि प्लस का है, यहां पर भी प्लस का Q चार्ज है, और यहां पर भी प्लस का Q चार्ज है। इनके कॉर्नर्स पे यहां पर ये प्लेस्ड कर गया है। ठीक है? तो ये पॉइंट पोजीशन दे देता हूं ABC। तो 3 चार्जेस एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे प्लेस्ड किए गए हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस आपको A गिवन है। क्या? यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सब A हो जाएंगे। तो मैं पूछता हूं, फाइंड द नेट फोर्स ऑन B। फाइंड द नेट फोर्स ऑन बी पर लगने वाली नेट फोर्स बताइए। तो बड़ा सिंपल सा है, ये इसके कारण इसको धक्का मारेगा इधर को, ये भी इसको धक्का मारेगा, यानी 2 फोर्सेस काम कर रही हैं। तो तुम बोलोगे कि सी के कारण बी पर लगने वाली फोर्स ऐसे जाएगी, और ए के कारण बी पर लगने वाली फोर्स ऐसे जाएगी या नहीं जाएगी? ठीक है? तो इस फोर्स का नाम है F ऑन बी ड्यू टू ए, और इसका नाम है F ऑन बी ड्यू टू सी। क्लियर हो गया? ये निकालना है बस। तो यानी नेट फोर्स F नेट ऑन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? द वेक्टर सम ऑफ FBC प्लस FB। क्लियर हो गया? अच्छा, चलो, तो 2 वेक्टर सम का ऐड करना आता है या नहीं आता है? हाँ, आता होगा। क्या होता है? अंडर रूट इस फोर्स का स्क्वायर BC का होल स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला तो याद है ना,
एफ बी ए का होल स्क्वायर प्लस 2 एफ बी सी एफ बी ए कॉस थीटा, यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं थीटा। समझ में आया? तो हमें नेट फोर्स निकालनी है, तो यानी इन सभी का हमें मैग्नीट्यूड मिल जाए तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये एफ बी नेट को मैग्नीट्यूड इसका बदल दिया, इसका वेक्टर नहीं, हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। क्लियर हो गया? डायरेक्शन तो हम निकाल ही सकते हैं, ये इधर को ये इधर को दोनों धक्का मार रहे हैं तो डायरेक्शन कहीं इसके बीच में आएगी, इधर कहीं इनके बीच में। तो डायरेक्शन तो हमें आती है निकालना। तो एफ बी सी की वैल्यू रख देते हैं, चलो रखो। एफ बी सी है कितना, एफ बी सी है कितना, तो एफ बी सी होगा के बी एंड सी के बीच में क्यू 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 अपॉन बीच की डिस्टेंस क्या है ए, यानी ए का स्क्वायर, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा एफ बी ए पूछूं तो कितना है बताओ, एफ बी ए क्या है, के क्यू क्यू दोनों के लिए अभी भी क्यू का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। तो सारी चीजें निकल गई। अच्छा कोई अगर पूछे कि इसके बीच का थीटा निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे, थीटा निकाल पाओगे? अरे निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, कोई बात नहीं है, लो हम है ना, इसलिए तो है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स होते हैं 60 60 60। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये 60 तो ये भी 60, यानी हमें थीटा भी नहीं पता चल चुका है। तो एफ बी ए और एफ बी सी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सिमिलर है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इनकी जगह पर सेम ही चीज लिख दूंगा। तो एक काम करता हूं कि मैं एफ बी सी का मैग्नीट्यूड और एफ बी ए का मैग्नीट्यूड इक्वल लिख देता हूं किसी एफ फोर्स के इक्वल। क्लियर हो गया? जिसकी वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हमें पता है। चलो फिर वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एफ का स्क्वायर प्लस ये भी एफ का स्क्वायर प्लस 2f यानी 2f का स्क्वायर और cos 60 है। एफ स्क्वायर सबसे कॉमन बाहर निकालो, अंडर रूट से बाहर निकलेगा केवल और केवल एफ बचेगा। अंदर बचा क्या, अंदर बचा 1 + 1 यानी 2 + 2 cos 60 है, cos 60 हुआ। cos 60 की वैल्यू बता दो, बहुत ही अच्छे, cos 60 की। अच्छा एफ की वैल्यू क्या थी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो रहा है, cos 60 की वैल्यू √3/2 ये होती है। cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 + 2 × 1/2 यानी 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 + 1 यानी 3। तो आगे आने वाला आंसर, आगे आने वाला है क्या, तो फोर्स हमारे पास निकल गई के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3। क्लियर हो गया? तो यानी बी पर लगने वाली नेट फोर्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3 इस डायरेक्शन में होगी। बहुत ही सिंपल सा सवाल। चलो इसी टाइप का तुम करोगे अब एक, चलो फिर इसी टाइप का तुम करना अब एक। बहुत ही सिंपल से होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगनी है, बस इतना ही यूज है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, कि उस पर लगने वाली नेट फोर्स सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। फिर से वही क्वेश्चन, बस चार्ज में एक बदल देता हूं, मैं बोल देता हूं कि ये माइनस चार्ज था, अभी प्लस था माइनस हो गया। क्लियर हो गया? तो मैं बोलता हूं फोर्स, नेट फोर्स ऑन बी पर लगने वाली नेट फोर्स बतानी है आपको, नेट फोर्स ऑन बी। तो बी पर लगने वाली नेट फोर्स फिर से वैसे ही, सी के कारण बी पर लगने वाली नेट फोर्स जो फोर्स होगी वो कैसे होगी, उसके डायरेक्शन की ओर, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, ये इसको खींचेगा या नहीं खींचेगा, तो यानी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। और ये प्लस वाला भी तो इसको खींचेगा इधर को, तो इस पर लगने वाली नेट फोर्स इधर को हो जाएगी है। तो इस फोर्स का नाम क्या दे दोगे, फोर्स बी ड्यू टू सी। इस फोर्स का नाम क्या होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए है। चलो तो लिख लो
फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, कितनी वैल्यू आएगी देखो, क्यू क्यू यानी के क्यू क्यू यानी क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर हो गया। अच्छा फोर्स ऑन निकालो बी ड्यू टू सी, तो के क्यू माइनस क्यू है, के क्यू और ये माइनस क्यू नहीं, हमें माइनस से मतलब नहीं है, प्लस माइनस क्या दिखाते हैं, प्लस माइनस दिखाते हैं उसकी डायरेक्शन। और मैंने पहले से ही बोला है कि हमें डायरेक्शन से मतलब है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, कौन से, जो सेंटर वाली लाइन के अलोंग। तो यानी हम फोर्स की डायरेक्शन तो निकाल ही देंगे, तो यानी प्लस माइनस करके उसको ज्यादा बिगाड़ना नहीं है। तो यानी जब जब तुम्हें वेक्टर वाली केस दिखेंगे तो वहां पर तुम्हें हमेशा प्लस के ही साइन ले लेना है, तो डायरेक्शन हम खुद ही निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। तो यानी प्लस माइनस हमें नहीं देखना है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड देखने होते हैं। ठीक है, तो माइनस क्यू है तो माइनस क्यू नहीं देखना है, खाली क्यू, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अरे अब तो कर लोगे, बहुत ही सिंपल सा हो गया। इस पे लगने वाली फोर्स इधर को, इस पे लगने वाली फोर्स इधर को, और बीच का एंगल हो गया 60, और सेम पिछले वाले जो सवाल की तरह उसी की तरह बन गया है। कैसे, वहां पर भी यही सारी चीजें आ रही थी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी इसका भी आंसर जो एफ नेट निकलने वाला है ऑन बी पर, तो वो भी कितना आने वाला है, √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है। वही चीज है, वहीं पर तुम एफ नेट का फॉर्मूला लगाओगे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू इसका प्लस इसका, तो दोनों को जोड़ोगे मैग्नीट्यूड के हिसाब से, √f1 प्लस f2, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। ठीक हो गया। चलो आगे बढ़े। एक स्क्वायर टाइप का भी ले लेते हैं, अब तो आ ही जाएगा, सिंपल सिंपल से। एक स्क्वायर टाइप का भी ले लेते हैं। लो, एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर्स पे तुमने अभी भी फिर से क्या लगाए हैं, चार्जेस लगा दिए, जिसके कॉर्नर्स पे तुमने फिर से चार्जेस लगाए हैं। यहाँ पर भी प्लस क्यू, चलो यहाँ पर माइनस क्यू दे देता हूँ, यहाँ पर भी प्लस क्यू। तो इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स बताना, ए बी सी एंड डी। तो नेट फोर्स ऑन बी, तो तुम्हें फाइंड करना है एफ नेट कितना होगा। क्लियर हो गया। तो स्क्वायर की हमें जो साइड्स हैं वो भी हमें गिवन है, सबकी साइड से ए दे रखी हैं। अब तो बड़ा इजी हो गया, सिंपल सा। तो तुम बोलोगे ए के कारण लगने वाला बी पर इधर को, सी के कारण इधर को, वेरी सॉरी माइनस है ना, तो अट्रैक्ट करेगा, ए अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा बी को इधर को, सी भी इसको अट्रैक्ट करेगा प्लस क्यू के कारण इधर की ओर। बस इतना ही नहीं, क्या डी अट्रैक्ट नहीं करेगा, डी भी अट्रैक्ट करेगा, तो इसका डायगोनल वाली लाइन जोड़ेंगे ना, बस इतनी सी ध्यान रखनी थी स्क्वायर वाली चीज। तो इसकी डायरेक्शन इधर को। क्लियर हो गया। यानी 3 हमारे पास बन गए, और 3 के 3 बन गए, और एक इधर की ओर है, एक इधर की ओर, एक इधर की ओर। तो यानी अगर मैं बोलूँ, इनका नाम दे देता हूँ F1, बार बार नहीं लिखता हूँ, FB ऑन ए, ठीक है, B ड्यू टू ए, ये F2 हो गया, ये F3 हो गया। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन B निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो F1 और F2 को देख लेते हैं पहले। F1 इज इक्वल टू होगा क्या, F1 और F2 दो वेक्टर को देख लेते हैं पहले। F1 कितना निकलेगा, के, साइन से मतलब नहीं है, के क्यू के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। ऐसे अगर मैं बोलूँ F2 कितना है, F2 कितना है, तो तुम फिर से बोलोगे के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर हो गया। अच्छा, मैं F1 और F2 का पहले नेट निकाल लेता हूँ। इनके बीच में बनने वाला एंगल 90 है। क्या दोनों सेम अमाउंट के हैं, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप की आएगी। दोनों सेम है ना, तो उसकी डायरेक्शन किधर की ओर आएगी, 45 डिग्री पे। और डायगोनल के बीच में भी एंगल जो होता है वो भी 45 होता है, यानी जो इसका भी आएगा वो भी डायरेक्शन इधर की आएगी। यानी F1 और F2 का जो नेट आएगा, नेट वो कितना आने वाला है, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 90। बीच में एंगल 90 बन रहा है।
तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये 0 यानी कि ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 और F2, क्या इनके जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों सेम है, तो यहाँ पर भी रखोगे तो यानी F1 और F2 आपस में इक्वल हैं, तो F1 की जगह F2 रख दो या F2 की जगह F1 रख दो, तो यानी F1 बाहर आ जाएगा, अंडर क्या बचेगा 1 + 1, क्लियर हो गया, यानी √2f, और f की वैल्यू तुम जानते हो, कोई भी f रख दो f1, तो f1 की वैल्यू है kq²/a²। बहुत ही सिंपल सा, क्लियर हो गया। तो स्क्वायर वाले टर्म्स में याद रखना है कि तुम्हें डायगोनल वाली जो फोर्स है उसको भी ध्यान में रखना है, ये नहीं कि कॉर्नर साइड्स वाली देख रहे हो बस। तो डायगोनल वाली भी इसको अट्रैक्ट कर रही थी, अब यहाँ पे प्लस लगा दूंगा तो ये इसको रिपेल करेगी नीचे की ओर, ये इसको इधर को, ये इसको इधर को, तो फिर पहले से फिर 90-90 वालों को फिर से ऐड करना, इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। 90-90 वालों का सम निकाल लेना, फिर क्या करना, उस वाले वेक्टर के साथ इसको जोड़ देना। ये एफ नेट अभी ऑन बी पर नहीं निकला है, अभी ये वाली फोर्स भी तो इसको इधर की ओर खींच रही है। ये तो ये इनका और F1 और F2 का नेट निकला है इधर की ओर, और F3 भी तो इसी डायरेक्शन में है, तो यानी जो ये अभी तुमने एफ नेट निकाल रखा है वो भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, यानी सेम डायरेक्शन वाली तो सीधे सीधे जुड़ जाती हैं, लगाने की जरूरत ही नहीं है, सेम डायरेक्शन वाली सीधे सीधे जुड़ जाती हैं, तो वहां पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो यानी तुमने एफ नेट बी पर निकाल दिया है, क्या इसको जोड़ दो प्लस F3 वाली फोर्स को जोड़ दो, तो इसको जोड़ो kq²/a² √2 प्लस F3 कितनी है, F3 है, यहाँ निकालो साइड पे, F3 है kq² द डिस्टेंस बिटवीन B एंड D, तो ये तो डायगोनल हो गई। अच्छा ये A है, ये भी A है, बीच में बनने वाली 90, क्या पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो a² + a² यानी √2 का √2a, ये तो आएगी, क्या गड़बड़ आ रहा है, a√2 आएगी, तो डायगोनल कितनी आने वाली है, a√2, पाइथागोरस से लगा दी, ठीक है, तो यानी a√2 का होल स्क्वायर है, r का स्क्वायर होता है ना, तो ये बन जाएगी kq²/2a², तो यहाँ पर पुट करो तो हो जाएगी kq²/2a², एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आने वाला है kq²/a² कॉमन, अंदर बचेगा √2 + 1/2, एलसीएम ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आया? तो इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे वो सब के सब तुम्हें अपने मन से अब कर लेने हैं, नोटबुक से देख देख के, क्लियर हो गया। चलो अब इसी में दूसरे टाइप का हम सवाल समझते हैं, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और कूलॉम लॉ से रिलेटेड है, ठीक है, और ये सब के सब अभी एयर या वैक्यूम में बात हो रही है हमारी, ठीक है। वैसे हमने के की वैल्यू रखी नहीं है, यहाँ पर रखनी होगी तो वहां पर हम रख लेंगे, के टर्म में ये भी हम बात कर रहे हैं। चलो अब दूसरे टाइप का हम देखते हैं, एक सेकेंड टाइप का भी क्वेश्चन बनता है इसी से रिलेटेड, वो भी इंपॉर्टेंट है कि दो चार्ज एक क्यू चार्ज है और दूसरा प्लस का 4q, दो चार्ज हैं जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे है, मान लिया वो डिस्टेंस है a, चलो मान लेते हैं वो डिस्टेंस है l, ठीक है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है l है। एक थर्ड चार्ज इसके लाइन जॉइनिंग, सेंटर वाली जो लाइन है, जो सेंटर को जोड़ने वाली लाइन है, उसमें ये आगे की ओर भी होगी, ये लाइन है, उसमें कहां पर फिट करें, एक चार्ज हम Q ला रहे हैं, एक थर्ड चार्ज Q आपको दिया जाता है, इस थर्ड चार्ज Q को इस सेंटर वाली लाइन जो है उस पर कहां पर फिट कर दें कि उस पर जो लगने वाला नेट फोर्स है वो 0 हो जाए, बस इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन यही होता है कि दो चार्ज तुम्हें सेपरेट करके दे रखे होंगे
और तीसरे चार्ज को तुम्हें इस लाइन वाली, जो सेंटर वाली लाइन पे कहीं ऐसी जगह पर रखना है जहां पर उस पर लगने वाली नेट फोर्स 0 हो जाए। यानी इस चार्ज को रखें, कहीं यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं पर भी रखने पर ये चार्ज कितना हो जाए, इस चार्ज पर जो नेट फोर्स हो वो कितना 0 हो जाए। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है। वो डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस है ए से या बी से, ए या बी वाले पॉइंट से, वो कितनी डिस्टेंस है ए से यहाँ कितना भी L/4 L/2 कहाँ, या इस साइड को कहाँ जा रही है। क्लियर हो गया। तो वो डिस्टेंस हमें निकालनी है। चलो तो रखें, एक एक करके रखते हैं, पहले समझते हैं। एक बार समझ गए उसके बाद बड़ा इजी है। चलो रखो इसको। अच्छा क्यू चार्ज लाओ। अच्छा यहाँ पहले रख के देखते हैं कहीं बीच में, ठीक है। अगर तुम यहाँ रख देते हो इस क्यू चार्ज को, तो अच्छा बताओ ये क्यू चार्ज इसको इधर की ओर धक्का देगा, बहुत अच्छी बात। और ये प्लस का 4Q चार्ज इसको इधर की ओर धक्का देगा, देगा या नहीं देगा, है? सही बात है, देगा। तो यानी ये वाली डायरेक्शन इस साइड को, ये वाली डायरेक्शन इस साइड को, यानी ये फोर्स की डायरेक्शन और ये वाली इस साइड को। तो यानी हाँ कैंसिल आउट हो सकते हैं, कैंसिल आउट हो सकते हैं। अच्छा एक बार इधर भी देख लेते हैं। ये अगर मैं यहां पर रख दूं तो तुम क्या बोलोगे, ये चार्ज इसको इधर की ओर धक्का और प्लस का 4Q भी इसको इधर की ओर, कभी कैंसिल नहीं होंगे। यानी ये वाला केस तो गड़बड़ हो गया, चेक करना है बार बार, ठीक है। अच्छा इधर दे, इधर रखे तो ये वाली फोर्स, ये वाला प्लस 4Q इसको इधर की ओर धक्का और ये वाला Q भी इसको इधर की ओर धक्का मारेगा क्योंकि वो प्लस के। तो यानी बीच में ही कहीं आने वाला है, इधर कहीं। तो मैं मान लेता हूं ए से x डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर मैं Q चार्ज को रख देता हूं। यही x हमें निकालनी है कि ये कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर रखा है ए से या बी से। क्लियर हो गया। यानी x दूरी पर रख दिया और b से कितनी हो जाएगी L-x। सही बात है। चलो तो इधर वाले केस तो बिगड़ गए, इधर वाला बचा। तो यानी इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाना है, 0 हो जाना है। वो डिस्टेंस बतानी है हमें। तो यानी ए ने इस पर फोर्स लगाएगा, यानी F इस चार्ज पे फोर्स लगाने वाला है। तो क्या होगा, F1 मान लेता हूं इसको इधर, F1, और ये वाला इसको इधर क्यों धक्का मारेगा, इसको मान लेता हूं F2। अच्छा ये बताओ ये इसके पास, इसके ज्यादा पास आएगा या इसके ज्यादा पास आएगा, ये चार्ज बड़ा है। अच्छा इधर रखोगे तो डिस्टेंस छोटी हो जाएगी, और डिस्टेंस छोटी होने से क्या हो जाता है, फोर्स बढ़ेगी। इनवर्स स्क्वायर लॉ, डिस्टेंस पास होने से फोर्स ज्यादा लगती है। तो अगर इधर पास पास आएगा तो फोर्स इधर की ओर ज्यादा बड़ी होगी, इधर की ओर। और ये इससे छोटा चार्ज है और डिस्टेंस भी बड़ी कर दोगे तो यानी फोर्स कम लगेगी। ये वाला फोर्स ज्यादा लगा दे रहा है, वो वाला थोड़ी कम लगा रहा है, तो यानी कैंसल कम हो पाएंगे। अच्छा इसके इधर पास रखेंगे तो डिस्टेंस छोटी हो गई लेकिन चार्ज छोटा है, तो फोर्स बड़ी हो रही है, इससे पता नहीं है अभी। लेकिन ये चार्ज बड़ा है, डिस्टेंस छोटी हो गई, तो फोर्स कुछ बैलेंस हो सकती है। तो यानी इसके पास रहेगा छोटे वाले के पास, ठीक है। तो इसको मान लेता हूँ F2 और ये वाले से F2। तो यानी ये दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए। ये तो है नेट फोर्स लगने वाला क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी F1 और F2 क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्लियर हो गया। तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी। तो F1 कितना हो जाएगा, तो F1 बताओ, KQ है, यानी Q स्क्वायर अपॉन बीच की डिस्टेंस है x का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 बता दो क्या है, K, ये वाला तो चार्ज Q, वो वाला चार्ज है 4Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है L-x का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस निकालनी है हमें। ठीक है। K से K मर गया, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर मर गया। चलो इसको उधर भेज दो, तो L-x का होल स्क्वायर, ये बना 4x का होल। तो L-x अंडर हटा देंगे तो ये बन जाएगा प्लस माइनस का 4 2x प्लस माइनस का 2, दोनों स्क्वायर है बोथ साइड अंडर रूट लेने पर, तो L- प्लस माइनस 2x। क्लियर हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। अच्छा प्लस का साइन लेते हैं एक बार, तो क्या आएगा, तो आएगा L-x इज इक्वल टू प्लस का 2x
और माइनस का साइन ले ले, तो अगर माइनस का साइन ले ले तो L माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 3x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी L/3। यहां से निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर जाएगा प्लस का होगा, यानी कि L माइनस की वैल्यू आ जाएगी माइनस का x, यानी माइनस का L। ठीक है, तो माइनस का L का मतलब है इस डायरेक्शन में इधर गई, तो इधर का तो कैंसिल ही हो गया, यानी ये चीज कभी आएगी ही नहीं। x कभी माइनस L हो नहीं सकता, इस डायरेक्शन को माइनस बोलते हैं ना, यहाँ से माइनस, तो यानी इधर वाली डायरेक्शन तो कैंसिल हो चुकी है। हमने बोला कि इधर चार्ज रख ही नहीं सकते हैं, चेक कर दिया था हमने। और यहाँ पर x L/3, यानी a से x कितना है L/3, यानी यहाँ से इतनी डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा L/3 पर। चेक भी कर सकते हो, L/3 पर रखने पर, डिस्टेंस L/3 रखने पर क्या दोनों फोर्स इक्वल आ रही हैं? आ रही हैं, तो ठीक है, समझ में आया है। चलो मैं इसको देख लेता हूँ, ये नीचे दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? बहुत सही दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो इसी टाइप का क्वेश्चन तुम्हें करके लाना है और उसका आंसर कमेंट में देना है। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो एक क्यू चार्ज तुम्हें फिर से देता हूँ और एक माइनस का 9q दे देता हूँ, चलो ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी तुम्हें फिर से L दे। क्लियर हो गया? L दी हुई है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस L। तो तुम्हें थर्ड चार्ज को फिर से कहीं ऐसी जगह पर सेपरेट करना है इस सेंटर वाली लाइन में कि नेट फोर्स उस पर कितना लगे? 0 लगे। ठीक, तो समझा देता हूं। यहां पर बताओ फोर्स कैसी, अगर मैं यहां पर उस चार्ज को लाता हूं, ये तुम्हें चार्ज दे रखा, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, ठीक है, तो अगर मैं इस चार्ज को यहां पर लाता हूं कहीं बीच में इसके, तो तुम बोलोगे ये वाला चार्ज इसको धक्का मारेगा और ये वाला चार्ज इसको खींचेगा अपनी ओर, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, यानी बीच वाला हिस्सा कैंसिल, ये नहीं हो सकता, इधर नहीं रख। अच्छा, इधर रखें या उधर रखें, अब देखते हैं, इधर चेक करते हैं। चलो इधर रखो, इस वाली लाइन पर कहीं रख देते हैं, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? अपनी ओर, अपने से बाहर की ओर धक्का देगा, और माइनस का 9q कैसे करेगा? इधर की ओर खींचेगा या नहीं खींचेगा? चलो इधर देख लेते हैं, इधर अगर q चार्ज रखें तो इस वाली लाइन में, तो ये वाला चार्ज तो इसको खींचेगा और ये वाला चार्ज इसको धक्का मारेगा, सही है। तो यानी दोनों जगहों पर चांसेस हैं कटने के, तो कहां पर ज्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी कहां पर है कि जहां पर चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो जाए? अच्छा, यहां पर नहीं हो सकता, कैसे? इनवर्स स्क्वायर लॉ से, कि अगर पहली बात तो माइनस का 9q बड़ा चार्ज है, तो यानी इधर साइड रखोगे तो वैसे ही फोर्स अपनी जो इसको अट्रैक्ट करने वाली फोर्स होगी वो ज्यादा हो जाएगी, और डिस्टेंस भी इससे छोटी है कंपैरिजन टू इससे। अगर तुम इस साइड रखते हो तो ये डिस्टेंस, इसके और इसके चार्ज के बीच की डिस्टेंस हमेशा इस और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस से छोटी रहेगी, तो छोटी डिस्टेंस भी रहेगी और चार्ज भी बड़ा है, तो यानी ये वाली जो अट्रैक्टिव फोर्स है इधर की ओर वो बड़ी होगी कंपैरिजन टू जो इसको रिपेल कर रही है, ये फोर्स छोटी होगी। समझ में आया? तो उधर वाला केस कभी नहीं हो सकता, तो ये वाला केस सही है। तो यानी तुम्हें इस साइड रखना है और आंसर बताना है क्या आएगा। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा, ठीक है। तो एक तुम माइनस वाला भी करके ले लेना ऐसे ही, फिर से L दे देता हूँ बीच की डिस्टेंस, और माइनस का 16q, और अभी तुम्हें जो थर्ड चार्ज दिया है वो माइनस का q तुम्हें कहीं इनमें फिट करना है, इसके सेंटर वाली लाइन में, और बताना है कि वो कितनी डिस्टेंस पे हो कि उस पर लगने वाली जो नेट फोर्स हो वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, और पढ़ते रहिए मन लगा के।